नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11 समाजशास्त्र की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज को जो हमारा विषय है वह है परिस्थिति और भूमिका। आज का जो हम अध्ययन करेंगे वो हम स्टेटस एंड रोल के बारे में करेंगे। तो चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आज हमारे इस अध्याय में हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कि स्टेटस क्या होता है, मतलब परिस्थिति क्या होती है। फिर परिस्थिति के प्रकार कौन कौन से हैं, स्टेटस है वो कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ स्टेटस। फिर परिस्थिति से जुड़ी हुई प्रमुख अवधारणाएं तथा भूमिका क्या है और इससे जुड़ी हुई प्रमुख अवधारणाएं। तो चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिस्थिति या स्टेटस क्या है। देखिए, समाजशास्त्र में परिस्थिति का तात्पर्य है पद। जो परिस्थिति है वो व्यक्ति की समाज में पद की सूचक है। प्रत्येक समाज एवं समूह में व्यक्ति का एक समय विशेष में एक निश्चित स्थान होता है, जिसके माध्यम से एक समय विशेष में व्यक्ति की पहचान होती है। ऐसे पद समाज या समूह द्वारा स्वीकृत होते हैं, जिन्हें हम परिस्थिति कहते हैं। सर्वप्रथम परिस्थिति के बारे में अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में इसका उल्लेख किया था, लेकिन समाजशास्त्र में परिस्थिति और भूमिका जो अवधारणा है इसकी व्याख्या करने का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो किया है वो राल्फ लिंटन ने किया है। तो राल्फ लिंटन ने भी यही कहा है कि व्यक्ति की समाज में जो पद है या व्यक्ति का समाज में जो स्थान है वही उसकी परिस्थिति कहलाती है। देखिए, परिस्थिति व्यक्ति की समूह या समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान कर दिया जाता है या व्यक्ति अपने गुण व योग्यता के आधार पर इसे प्राप्त कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को समाज द्वारा जन्म के साथ यह स्वतः ही प्रदान भी की जाती है तथा व्यक्ति इसे अपने गुण और योग्यता के आधार पर प्राप्त भी कर सकता है। स्वतः किस प्रकार प्राप्त करता है और गुण व योग्यता के आधार पर किस प्रकार से प्राप्त करता है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। लेकिन मूलतः समझने की बात यही है कि व्यक्ति को समाज में जिस पद के द्वारा जाना जाता है वही उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाती है। जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, अध्यापक है, वकील है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई ससुर है, कोई दामाद है, कोई बुआ है, कोई चाचा है, कोई फूफा है। ये सब की सब हमारी क्या हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं। अब इनमें कुछ परिस्थितियां हैं वो समाज द्वारा स्वतः ही जन्म के साथ प्रदान कर दी गई हैं तथा कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें हमने अपनी गुण व योग्यता के आधार पर या उपलब्धियों के आधार पर प्राप्त किया है। तो मूलतः यही बात है कि व्यक्ति की समाज में पद की सूचक है वही परिस्थिति कहलाती है। देखिए, परिस्थिति की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत राल्फ लिंटन ने बताया कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। तथा बीड स्ट्रीट ने इसकी परिभाषा दी है कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में पद है। जो हमने पहले भी बात कही थी कि व्यक्ति का समाज या समूह में जो स्थान है, जो पद है, वही उसकी परिस्थिति कहलाती है। यही बात बीड स्ट्रीट ने भी कही है। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि परिस्थिति के लिए जो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं या परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई जो आवश्यक बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली बात है कि प्रत्येक परिस्थिति है और वह भूमिका है। परिस्थिति और भूमिका साथ साथ चलते हैं। भूमिका क्या है इसकी उल्लेख हम आगे करेंगे। प्रत्येक परिस्थिति व भूमिका का जो निर्धारण है वो समाज के सांस्कृतिक कारकों और मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है कि कौन सी परिस्थिति क्या कार्य करेगी, कौन सी परिस्थिति को क्या नाम दिया जाएगा, कौन सी परिस्थिति की क्या भूमिका रहेगी और कौन सी परिस्थिति को क्या कहा जाए या क्या माना जाए। इन सब का निर्धारण है हमारे समाज के द्वारा, हमारे समाज की जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है उसके द्वारा, हमारे समाज के जो मूल्य हैं, हमारे समाज के जो मानदंड हैं,
उनके आधार पे ही किया जाता है। इसीलिए हर परिस्थिति और भूमिका का जो निर्धारण है अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे अमेरिका का जो समाज है वहाँ पिता की अलग भूमिका है और भारतीय समाज में पिता की अलग भूमिका है। स्त्री भारतीय समाज में उसकी अलग भूमिका है और पश्चिमी समाज या जापान का समाज या अमेरिका का समाज है वहाँ उसकी अलग परिस्थिति और भूमिका है। तो जहाँ जैसा जिस प्रकार का समाज है, जिस प्रकार के उसके सामाजिक मानदंड हैं, जिस प्रकार के उसके सामाजिक मूल्य हैं, उसी प्रकार की परिस्थिति और भूमिका होगी। अगली बात है कि परिस्थिति व भूमिका को सदैव दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। तात्पर्य कि अकेले व्यक्ति की कोई समाज में परिस्थिति नहीं होती, सदैव एक परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। जैसे अगर माता है तो माता क्यों है? क्योंकि पिता है। या डॉक्टर क्यों है? क्योंकि मरीज है। अध्यापक क्यों है? क्योंकि विद्यार्थी है। पति क्यों है? क्योंकि पत्नी है। कहने का तात्पर्य कि अकेले व्यक्ति की समाज में कोई परिस्थिति नहीं होती, सदैव परिस्थिति है वो जोड़े के रूप में होती है तथा एक परिस्थिति को सदैव दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। फिर एक ही परिस्थिति व भूमिका का निर्वहन अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग प्रकार से अपने ढंग से किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री है वो एक परिस्थिति है। अब इस प्रधानमंत्री नामक जो परिस्थिति है इसकी भूमिका का निर्वहन, प्रधानमंत्री पद का जो दायित्व है, उसके कर्तव्य हैं, उसको निभाने का जो तरीका है वो अलग अलग प्रधानमंत्रियों के द्वारा अलग अलग प्रकार से किया गया है। तो एक ही परिस्थिति का की भूमिका है जो उसका निर्वहन अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने अलग तरीके से प्रधानमंत्री पद की भूमिका निभाई। पंडित जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उन्होंने अलग प्रकार से निभाई। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने तरीके से निभाई। नरेंद्र मोदी हैं वो अपने तरीके से निभा रहे हैं। तो परिस्थिति एक ही है प्रधानमंत्री, लेकिन उसकी भूमिका का निर्वहन अलग अलग प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से किया जा रहा है। फिर प्रत्येक परिस्थिति व भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होती है। एक जो परिस्थिति है वो हमारे संपूर्ण सामाजिक जीवन या संपूर्ण सामाजिक पदों का केवल एक भाग होती है। जैसे अध्यापक तो हमारे जीवन का एक हिस्सा बता रहा है अध्यापक। अध्यापक साथ साथ में पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, वो किसी के लिए दामाद भी है, किसी के लिए वो चाचा भी है, किसी के लिए वो दोस्त भी है। तो एक परिस्थिति है वो जीवन के केवल एक सामाजिक पद का ही या जीवन के एक भाग को ही व्यक्त कर रही हैं। व्यक्ति एक साथ अनेक परिस्थितियों को धारण करता है। अगली बात है कि प्रत्येक परिस्थिति के साथ कुछ विशेष मूल्य व प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा हमने पहले भी की कि प्रत्येक परिस्थिति है, डॉक्टर है उसके क्या कर्तव्य होंगे, पिता है उसके क्या कर्तव्य होंगे, पुत्र हैं उसके क्या कर्तव्य होंगे, एक स्त्री है उसके क्या कर्तव्य होंगे, एक दादा है उसके क्या कर्तव्य होंगे, एक वकील है उसके क्या कर्तव्य होंगे, या एक महिला है तो उसको समाज में किस प्रकार की भूमिका को निभाना है। तो इन सब का निर्धारण है वो कुछ उस समाज के जो सामाजिक मूल्य हैं, उस समाज की जो प्रतिष्ठा है, उस समाज के जो सामाजिक मानदंड हैं वही इसका निर्धारण करते हैं। जो वहाँ की जो संस्कृति है वही इसका निर्धारण करती है। जैसे भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति कुछ भिन्न प्रकार की है, उनकी भूमिका कुछ भिन्न प्रकार की है, जबकि पश्चिमी समाज में महिलाओं की स्थिति और उनकी भूमिका कुछ अलग प्रकार की है। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है, किंतु वह सभी का निर्वहन है वो समान योग्यता व कुशलता के साथ नहीं कर सकता। हमने पहले भी चर्चा की कि एक व्यक्ति एक साथ कई परिस्थितियों को धारण करता है, लेकिन सभी परिस्थितियों का निर्वहन है वो एक समान कुशलता व योग्यता के साथ नहीं कर सकता। जैसे कोई एक सफल खिलाड़ी हो सकता है लेकिन वो खराब विद्यार्थी हो सकता है, कोई अच्छा पुत्र है लेकिन वो अच्छा पिता बनने में असमर्थ है, या कोई अच्छा अध्यापक है तो वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। मतलब हर व्यक्ति है वो सभी परिस्थितियों को एक समान तरीके से एक समान योग्यता के आधार पे निर्वहित नहीं कर पाता है।
एक ही व्यक्ति कई परिस्थितियों को धारण करने के कारण सभी का निर्वहन समान प्रकार से नहीं कर पाता। तथा समाज में कुछ परिस्थितियां समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान की जाती है तथा कुछ व्यक्ति अपनी योग्यता व गुणों के द्वारा प्राप्त करता है। तो जब हमने परिस्थिति की परिभाषा दी तब भी हमने ये चर्चा की थी कि व्यक्ति को समाज में जन्म के साथ स्वतः ही प्रदान कर दी जाती है, जो समाज में पहले से ही होती है। व्यक्ति जैसे ही पैदा होता है समाज द्वारा स्वतः ही उसको प्रदान कर दी जाती है। जैसे पुत्र होना, काला होना, गोरा होना, लंबा होना, ये सब हमारी प्रदत्त परिस्थितियां हैं। पिता बनना या फिर दादा बनना समाज द्वारा जैसे ही संतान हुई उसको पिता की परिस्थिति धारण करवा दी जाती। या जन्म के साथ ही हमें गोरा होना, काला होना, लंबा होना, ये सब परिस्थितियां धारण करवा दी जाती है। या फिर व्यक्ति अपने गुण व योग्यता के आधार पर भी इसे प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना, अध्यापक बनना, अच्छा खिलाड़ी बनना, ये हम हमारी योग्यता या गुणों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी उपलब्धियां हैं। अब बात करते हैं परिस्थिति के प्रकार, टाइप ऑफ स्टेटस। देखिए परिस्थिति है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। देखिए परिस्थिति के बारे में सर्वप्रथम राल्फ लिंटन ने बताया था 1936 में उन्होंने परिस्थिति के प्रकारों के बारे में भी बताया था। और राल्फ लिंटन के अनुसार परिस्थिति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक प्रदत्त परिस्थिति, दूसरी अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जो समाज द्वारा जन्म के साथ हमें स्वतः ही प्रदान कर दी जाती है, जिसके लिए हमें किसी प्रकार की योग्यता या गुण की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्त्री होना, पुरुष होना, बालक होना, युवा होना, दादा दादी होना, माता पिता होना, या हमारी जाति है, या हमारी शारीरिक विशेषताएं, लंबा होना, नाटा होना, गोरा होना, काला होना, ये सब, या हमारी जो प्रजाति है, या फिर पिता बनना, माता बनना, ये सब हमारी प्रदत्त परिस्थितियां हैं जो समाज द्वारा जन्म के साथ हमें स्वतः ही प्रदान कर दी जाती हैं, जिसके लिए हमें किसी योग्यता या गुणों की आवश्यकता नहीं है। दूसरी परिस्थिति है अर्जित परिस्थिति। ऐसी परिस्थितियां जिन्हें व्यक्ति अपने गुण व योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के आधार पर प्राप्त करता है, व्यक्ति अपनी शिक्षा के आधार पर प्राप्त करता है। जैसे डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, अध्यापक होना, वकील होना, या फिर विवाह के बाद में जो प्राप्त होती है पति और पत्नी, ये भी हमारी अर्जित परिस्थितियों में शामिल है। देखिए जो प्रदत्त परिस्थिति है उसके प्रमुख जो आधार हैं वो हैं लिंग के आधार पे स्त्री होना, पुरुष होना, आयु के आधार पे वृद्ध होना, बालक होना, युवा होना, प्रौढ़ होना, नातेदारी के आधार पे माता पिता होना, भाई बहन होना, जन्म के आधार पे या आपके शारीरिक विशेषताओं के आधार पे लंबा होना, नाटा होना, गोरा होना, मोटा होना, पतला होना, या जाति के आधार पे आपको जो जाति दी जाती है, आपकी जो भी जाति है, या आपकी प्रजाति, ये सब आपकी प्रदत्त परिस्थितियां हैं जो जन्म के साथ ही समाज द्वारा आपको स्वतः ही प्रदान कर दी जाती है। दूसरा, हमारी जो अर्जित परिस्थितियां हैं उनके प्रमुख आधार हैं हमारी शिक्षा, हमारी संपत्ति, हमारा व्यवसाय, हमारी उपलब्धियां और विवाह। संपत्ति के आधार पे पैसे वाला या उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग में शामिल होते हैं। व्यवसाय के आधार पे कोई बढ़ई है, कोई नाई है, कोई अध्यापक है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, ये सब हमारे व्यवसाय हैं। या शिक्षा के आधार पे शिक्षित होना, अशिक्षित होना, विवाह के आधार पे विवाहित और अविवाहित होना, या हमारी अन्य उपलब्धियां, स्पोर्ट्समैन होना या फिर चित्रकार होना या संगीतज्ञ होना, ये सब हमारी अर्जित परिस्थितियां हैं और इनके प्रमुख आधार ये। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि परिस्थिति से जुड़ी हुई प्रमुख अवधारणाएं। देखिए परिस्थिति से जुड़ी हुई पहली प्रमुख अवधारणा है परिस्थिति प्रतीक। कई बार कुछ परिस्थितियों को उनके प्रतीकों के आधार पर पहचाना जा सकता है। ये प्रतीक पोशाक के रूप में, बेज के रूप में, श्रृंगार के जो कुछ साधन हैं उनके रूप में हो सकते हैं। जैसे महिलाएं सिंदूर लगाती हैं तो उससे विवाहित और अविवाहित होने का पता चलता है। या फिर पोशाक, डॉक्टर की अलग पोशाक है, व्हाइट जैकेट पहनता है, या फिर वकील है उसके लिए काला कोट इस्तेमाल किया जाता है,
या फिर पुलिस है उसके लिए अलग ड्रेस होती है, या फिर जो हमारी जो सेनाएं हैं उसमें थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इनके अलग अलग पोशाकें हैं। या बेज 1 स्टार में होना, 2 स्टार होना, या फिर कर्नल होना, जनरल होना, या सब इंस्पेक्टर होना, थानेदार होना, ये सब ये जो बेज लगे हुए होते हैं। जैसे जो सेना है उसमें सभी सिपाहियों के और अधिकारियों के कंधे के ऊपर बेज लगे हुए होते हैं, या फिर उनके यहाँ सीने पे बेज लगे हुए होते हैं। ये उनकी परिस्थिति को ही प्रकट करते हैं कि वो सेना में एक सैनिक है, या फिर एक मेजर है, या एक जनरल है, या एक कर्नल है, या वो कौन से पद पे है, या पुलिस में है। तो वो सब हम एक परिस्थिति का प्रतीक है। दूसरी अवधारणा है मुख्य परिस्थिति। देखिए, मुख्य परिस्थिति के बारे में E.T. हिलर ने बताया था। एक समाजशास्त्री थे E.T. हिलर। उनका कहना था कि व्यक्ति अपने जीवन में अनेक परिस्थितियों को धारण करता है, किंतु इनमें से किसी एक ही परिस्थिति का अधिक महत्व होता है, वही व्यक्ति की मुख्य परिस्थिति कहलाती है। देखिए, पहले के समाजों में, ग्रामीण समाजों में, परंपरागत समाजों में आपकी जो जाति थी, ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना, वैश्य होना, शूद्र होना, यह आपकी मुख्य परिस्थिति को प्रकट करती थी। लेकिन वर्तमान समाजों में आपकी जो अर्जित परिस्थितियां हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अध्यापक हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप राजनेता हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, यह आपकी क्या है? अर्जित परिस्थितियां हैं। तो वर्तमान समाज में मुख्य परिस्थितियां अर्जित परिस्थिति से जुड़ी हुई है। परंपरागत ग्रामीण और जो पिछड़े समाज हैं, वहां जो मुख्य परिस्थिति थी वो हमारी प्रदत्त परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई थी। चलिए अगली चर्चा करते हैं, परिस्थिति संबंध। इसके बारे में एक समाजशास्त्री थे बीर स्टिड, उन्होंने बताया था कि कुछ परिस्थितियां जोड़े के रूप में होती हैं, उसे ही हम परिस्थिति संबंध कहते हैं। जैसे माता पिता, पति पत्नी, अध्यापक छात्र, डॉक्टर मरीज, ये सब वकील और वादी, ये सब क्या है? मतलब हमने पहले भी चर्चा की कि हर परिस्थिति सदैव दूसरे के संदर्भ में ही समझी जा सकती है, अकेले व्यक्ति की कोई परिस्थिति नहीं होती। अर्थात हर परिस्थिति जोड़े के रूप में ही होती है। इसी को परिस्थिति संबंध कहा जाता है। अगला है परिस्थिति संघर्ष। देखिए, जब एक ही व्यक्ति को दो इस प्रकार की परिस्थितियों को धारण करना पड़ता है जिनके मानदंड एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तथा एक मानदंड का पालन करने पे दूसरे के मानदंडों की अवज्ञा होती है, उनका उल्लंघन होता है, तो उस स्थिति में परिस्थिति संघर्ष उत्पन्न होता है। दो परिस्थितियों को धारण कर लिया, दोनों परिस्थितियों के जो मानदंड हैं या उनकी भूमिका है वो भिन्न भिन्न प्रकार की है, तो अब दोनों परिस्थिति को निभाने में उस व्यक्ति को जो संघर्ष करना पड़ रहा है वही क्या है? परिस्थिति संघर्ष है। इसका उदाहरण भी है कि जैसे एक जज है, उसके समक्ष उसका पुत्र ही मुजरिम के रूप में अगर कोर्ट में आता है, तो अब उस जज के समक्ष, उस न्यायाधीश के समक्ष परिस्थिति संघर्ष या फिर भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो अपने पिता की परिस्थिति को निभाए, कि वो अपने पुत्र की रक्षा करे, या फिर अपने न्यायाधीश की परिस्थिति को निभाए कि वो सही न्याय करे। तो इन दोनों परिस्थितियों के बीच में जब संघर्ष उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम परिस्थिति संघर्ष कहते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं परिस्थिति प्रतिमान। परिस्थिति प्रतिमान, इसके बारे में मर्टन ने बताया था कि एक समय में एक व्यक्ति कई परिस्थितियों को धारण करता है, इसे ही परिस्थिति प्रतिमान कहा जाता है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि एक डॉक्टर है, वो पिता भी है, वो पुत्र भी है, वो भाई भी है, वो किसी का दोस्त भी है, वो किसी के लिए दादा भी है, वो किसी के लिए दामाद भी है। तो व्यक्ति एक साथ अनेक परिस्थितियों को धारण करता है और इसे ही हम परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। एक ही समय में एक व्यक्ति द्वारा अनेक प्रकार की परिस्थितियों को धारण किया जाता है, इसे ही परिस्थिति प्रतिमान कहा जाता है। अगली उदाहरण है परिस्थिति क्रम या श्रृंखला। यह भी मर्टन ने बताया था कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक कई परिस्थितियों को धारण करता है। आप देख पा रहे हैं कि व्यक्ति एक के बाद अपने जीवन काल में एक के बाद एक अनेक परिस्थितियों को धारण करता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो आगे चल के
नौकरी की तैयारी करता है और क्लर्क बन जाता है, क्लर्क से फिर उसका प्रमोशन होकर वो एक बैंक में मैनेजर बन जाता है, वहीं से वो त्यागपत्र देके फिर एमएलए बन जाता है, वो चुनाव लड़ता है और वहीं से फिर वो सीएम बन जाता है। तो व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक के बाद एक कई परिस्थितियों को धारण किया। यही क्या कहलाती है? परिस्थिति क्रम या श्रृंखला कहलाती है। चलिए, परिस्थिति से जुड़ी हुई जो अवधारणाएं थी वो पूर्ण हुई। अब हम चर्चा करते हैं परिस्थिति से जुड़ी हुई जो दूसरी अवधारणा है जिसको हम बोलते हैं भूमिका या रोल। देखिए, भूमिका की जो अवधारणा है उसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार और मनोविश्लेषण के संदर्भ में किया गया था। सबसे पहले व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान में मिड है, न्यूकॉम्ब है, मेरिनो है और सर्बिन नामक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने भूमिका की अवधारणा का प्रयोग किया। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील व व्यवहारिक पहलू माना जाता है कि जब परिस्थिति को गतिशील किया जाता है या परिस्थिति किसी भी परिस्थिति में रहते हुए जब हम कोई भी कार्य करते हैं या हम किसी भी चीज हम हमारे दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो हम क्या करते हैं? भूमिका की पालना करते हैं। यही हमारी भूमिका कहलाती है। किसी परिस्थिति में रहते हुए हम जो जो दायित्व या कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं वही उस परिस्थिति की क्या है? भूमिकाएं हैं। परिस्थितियां धारण की जाती हैं जबकि भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है। जैसे पिता एक परिस्थिति है और पिता के जो कर्तव्य निभाए जाते हैं वो उसकी भूमिका है। जैसे एक राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो पद है, वो क्या है? परिस्थिति है। लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यों का निर्वहन करना, राष्ट्रपति के कार्य दायित्वों का निर्वहन करना वो उसकी भूमिका है। एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका होती है। अध्यापक है, अध्यापक परिस्थिति है और पढ़ाना क्या है? उसकी भूमिका है। छात्र या विद्यार्थी एक परिस्थिति है और पढ़ना, अध्ययन करना उसकी भूमिका है। देखिए, राष्ट्रपति का पद एक परिस्थिति है, उससे जुड़े हुए दायित्व और कर्तव्य उसकी भूमिका है। एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है वही भूमिका कहलाती है। जैसे आप अध्यापक बने तो समाज आपसे अपेक्षा करेगा कि आप अध्यापन का कार्य करें, यही आपकी भूमिका हो गई। अगर आप राष्ट्रपति बन गए तो अब समाज अपेक्षा करेगा कि आप राष्ट्रपति के पद और दायित्व का निर्वहन करें। अगर आप पिता बन गए तो समाज अपेक्षा करेगा कि आप अपने परिवार का लालन पालन करें, आप अपने परिवार की रक्षा करें, आप अपने पिता के दायित्वों को पूर्ण करें। यही आपकी भूमिका कहलाती है। समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती। जिस प्रकार से कोई भी परिस्थिति अकेली या एक पक्षीय नहीं होती, उसी प्रकार से कोई भी भूमिका भी एक पक्षीय या अकेली नहीं होती। प्रत्येक भूमिका का महत्व है वो अन्य परिस्थितियों व भूमिकाओं के संदर्भ में ही होता है। जो हमने पहले भी चर्चा की कि अध्यापक है क्योंकि छात्र है, माता है क्योंकि पिता है, पुत्र है क्योंकि पिता है, भाई है क्योंकि बहन है। तो हर परिस्थिति दूसरी परिस्थिति से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से हर भूमिका है वो भी दूसरी भूमिका के साथ जुड़ी हुई है। अकेली परिस्थिति व भूमिका का कोई भी उल्लेख नहीं किया जाता। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं भूमिका से जुड़ी हुई प्रमुख अवधारणाएं। सबसे पहले है भूमिका पालन। जब एक व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार अपनी भूमिका को निभाता है तो उसे भूमिका पालन कहते हैं। जैसे व्यक्ति पिता है तो समाज उससे अपेक्षा करता है कि वो पिता के कर्तव्यों को निभाए, परिवार का लालन पालन करे, उसका पोषण करे, उसकी रक्षा करे। तो यही क्या कहलाती है? भूमिका पालन करना कहलाता है। एक अध्यापक है वो अध्यापन का कार्य करे, एक छात्र है वो पढ़ने का कार्य करे, एक इंजीनियर है वो अपना कार्य करे, एक डॉक्टर है वो मरीज को देखे। यही क्या है? भूमिका निभाना है। इसी को भूमिका पालन कहते हैं। जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाओं को समाज के प्रतिमानों के अनुसार निभाता है तो यही भूमिका पालन करना कहलाता है। अगली अवधारणा है भूमिका ग्रहण। इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना सीखता है। जैसे सैनिक जब भी डिप्लॉयड होता है या सैनिक जब भी सेना में जाता है तो पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे भूमिका ग्रहण करना सिखाया जाता है।
या आजकल जितनी भी नौकरियां लगती हैं उस नौकरियों में पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, या अध्यापक पहले प्रशिक्षण प्राप्त करता है, एक इंजीनियर पहले प्रशिक्षण प्राप्त करता है, एक डॉक्टर पहले प्रशिक्षण प्राप्त करता है, एक मैनेजर, एक क्लर्क पहले प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और वो क्या करते हैं, किसी भी भूमिका को ग्रहण करते हैं और उस भूमिका को निभाने की प्रक्रिया में वो सीखते हैं कि किस प्रकार से उस पद के साथ या उस परिस्थिति के साथ जो भूमिका जुड़ी हुई है उसको निभाया जाए, किस प्रकार से उसको ग्रहण किया जाए। यही है भूमिका ग्रहण करना। अगला है भूमिका संघर्ष। कई बार व्यक्ति दो विभिन्न परिस्थितियों की भूमिका एक साथ निभाता है तथा दोनों में विरोधाभास हो सकता है। जो हमने पहले परिस्थिति संघर्ष की बात की थी, वही अवधारणा यहां है कि भूमिका संघर्ष, कि दो अलग अलग परिस्थितियों को धारण कर रखा है और दोनों की भूमिकाएं भी भिन्न भिन्न हैं, एक दूसरे की विरोधाभासी हैं, तो भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वही उदाहरण जज के सम्मुख एक पुत्र का मुजरिम के रूप में आना, जिसकी हमने पहले चर्चा की है। चलिए अगली अवधारणा है भूमिका वंचन। जब एक व्यक्ति एक परिस्थिति को त्याग कर दूसरी परिस्थिति को धारण करता है तो उसे पहली परिस्थिति से संबंधित भूमिका को त्यागना पड़ता है, इसे भूमिका वंचन कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति क्लर्क है, उसने एक क्लर्क की परिस्थिति को धारण कर रखा है, लेकिन वो मैनेजर बन गया, तो अब उसने दूसरी परिस्थिति को धारण कर लिया, तो अब पहली जो क्लर्क से जुड़ी परिस्थिति थी उसकी भूमिका को उसको त्यागना होगा। अब वो क्लर्क जैसे कार्य नहीं करेगा, अब वो मैनेजर के कार्य करेगा। तो पहली परिस्थिति से संबंधित जो भूमिका है उसको त्याग देता है और दूसरी परिस्थिति को और उसकी भूमिका को ग्रहण कर लेता है, इसे ही भूमिका वंचन कहते हैं। तथा एक भूमिका को त्याग कर दूसरी भूमिका को ग्रहण करने की जो बीच की स्थिति है, जैसे क्लर्क से वो मैनेजर बनेगा, तो क्लर्क से मैनेजर के बीच की जो स्थिति है वह उसकी भूमिका संक्रमण की स्थिति कहलाएगी। या फिर जैसे एक अविवाहित है और उसकी सगाई हो गई, अब उसका विवाह होने वाला है, तो सगाई से विवाह के बीच की जो स्थिति है, अविवाहित से वो विवाहित हो जाएगा, तो उसके बीच की जो स्थिति है वह उसकी भूमिका संक्रमण की स्थिति कहलाती है, भूमिका संक्रमण का वो काल कहलाता है। चलिए अगली अवधारणा की बात करते हैं, भूमिका प्रतिमान। इसके बारे में मर्टन ने बताया था कि व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाता है, उसकी संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने डॉक्टर की जो उसकी परिस्थिति है उस परिस्थिति को धारण कर रखा है और उस डॉक्टर की परिस्थिति को धारण करने के साथ साथ उस परिस्थिति से जुड़ी हुई जो दूसरी परिस्थितियां हैं या जो दूसरे लोग हैं उनके साथ वो जिस प्रकार से भूमिका को निभा रहा है, जैसे डॉक्टर है वो दूसरे डॉक्टर के साथ क्या भूमिका निभा रहा है, वो नर्स के साथ क्या भूमिका निभा रहा है, वो जो उसके जो वहाँ का जो मंत्री है उसके साथ क्या भूमिका निभा रहा है, या वहाँ का जो स्वास्थ्य अधिकारी है उसके साथ वो क्या भूमिका निभा रहा है, या वो दोस्तों के साथ क्या भूमिका निभा रहा है, या वो नीचे जो चपड़ासी है उस डॉक्टर के पद के साथ जुड़ी हुई उसके साथ क्या भूमिका निभा रहा है। मतलब एक डॉक्टर की भूमिका को निभाने के साथ साथ वो जो उस डॉक्टर से जुड़ी हुई अन्य भूमिकाओं को निभाएंगे, वही उसकी जो समुच्चय बनेगा वही उसका भूमिका प्रतिमान कहलाएगा। चलिए अब हम समझ चुके हैं कि परिस्थिति और भूमिका क्या है। चलिए आज का अध्ययन यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।